दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों कहते हैं ना कि जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम जरूर अच्छा होता है। और लोकसभा चुनाव का 18वें लोकसभा चुनाव का कल आगाज हो रहा है। 102 सीटों के साथ आगाज हो रहा है। लेकिन क्या ये आगाज लोकतंत्र के लिए अच्छा है या कुछ राजनीतिक दलों के लिए अच्छा है? सबसे पहले इस देश के सभी मतदाताओं को जो पहले चरण में वोटिंग करने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि लोकतंत्र के महापर्व में उन्हें भाग लेने का मौका मिल रहा है। और सबसे अपील है कि मतदान जरूर करें और मतदान करते वक्त अपने और अपने अगली पीढ़ी के भविष्य की तरफ ध्यान जरूर दें, तभी जाकर के वोट डालें। किसी भी प्रकार के लालच में, किसी भी प्रकार के पैसे, शराब, सांप्रदायिक, धार्मिक, जातीय भावनाओं का ख्याल रखकर वोट ना दें। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि आगाज कैसा है और अंजाम कैसा होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिन 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन 102 सीटों पर 2019 का रिजल्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन आगाज बेहतरीन था। न हार हुई थी पहले चरण में, न जीत हुई थी। मुकाबला इतना कड़ा था कि बराबरी पर छूटा था। चुनावी पिच पिछली बार दोनों तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह काम कर रही थी और उस लेवल प्लेइंग फील्ड में 102 सीटों में से जहां चुनाव कल होना है उन 102 सीटों में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को, तो 48 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को मिली थी। 6 सीटें अदर्स को गई थी। लेकिन क्या इस बार मुकाबला बराबरी पर छूटता हुआ दिख रहा है? याद रखिए, जिस प्रकार क्रिकेट में पिच का महत्व बहुत ज्यादा होता है उसी प्रकार चुनाव में भी पिच का महत्व, चुनावी पिच का महत्व बहुत ज्यादा होता है। पहले चरण में जब भारतीय जनता पार्टी बराबरी पर मुकाबला करने में एनडीए नेक टू नेक फाइट देने में सफल रहा, उसका फायदा उसे आगे मिला। ओपनिंग अच्छी होती है तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और टेलेंडर भी अच्छी बैटिंग करते हैं। ओपनिंग बिना रिस्क लिए बीजेपी ने की थी और बराबरी पर ले गई थी। क्या इस बार बराबरी के हालात हैं? दरअसल इस बार स्थानीय प्रेक्षकों की माने, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनावी पिच भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो पिछली बार के मुकाबले कुछ टूटी हुई शुरुआत में ही मालूम हो रही है। अब चुनावी पिच क्रिकेट के पिच की तरह शुरू में ही टूट जाए तो क्या होगा? चर्चा चुनाव के साथ क्रिकेट की हो रही है तो आपको एक वाकया याद दिला देता हूं। 13 मार्च 1996 की तारीख थी और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। श्रीलंका और भारत का मुकाबला ईडन गार्डन में हो रहा था और उस दौर में सबको पता है कि बाद में बैटिंग करके जयसूर्या और कालू वितरना बहुत मार रहे थे, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने फैसला किया कि नहीं, बाद में बैटिंग करेंगे, श्रीलंका को मौका नहीं देंगे। लेकिन यह क्या, चुनावी पिच की तरह, इस बार की चुनावी पिच की तरह ईडन गार्डन की पिच ही टूट गई। और जब पिच टूट गई तो खिलाड़ियों को पता ही नहीं चल रहा था कि गेंद किधर जा रही है। और श्रीलंका वहां से मैच कैसे हुआ और मैच अवार्ड करा कर ले गया, स्टेडियम में हंगामा हो गया और उठते हुए धुएं के बीच श्रीलंका ने वो मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या चुनाव में कोई धुआं उठ रहा है? चुनाव में एकदम शांति है और ये शांति वोटिंग के पहले की शांति है। पहले चरण में क्या ईडन गार्डन के 96 वर्ल्ड कप की तरह भारतीय जनता पार्टी की चुनावी पिच टूट गई है? क्या इस बार बराबरी पर मुकाबला रखने की स्थिति नहीं है? सभी सीटों की चर्चा हम नहीं करेंगे। चर्चा हम करने जा रहे हैं मोटे तौर पर उन राज्यों की जिन राज्यों में चुनाव है। तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो रहा है 39 सीटों पर। वहां वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार भी कुछ नहीं था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां के विश्लेषकों की माने तो बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। तमिलनाडु की चर्चा यहीं छोड़ते हैं। राजस्थान जहां 12 सीटों पर वोटिंग है, मध्य प्रदेश 6 सीटों पर वोटिंग है, उत्तराखंड का चुनाव खत्म हो रहा है, 5 सीटों पर वोटिंग है। इसके साथ साथ बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग है।
मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग है, एक ही सीट बीजेपी के नाम थी, एक ही सीट कांग्रेस के नाम थी, बाकी 5 बीजेपी की थी। विदर्भ इलाके में वोटिंग है, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के बस्तर में वोटिंग है, तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी की सीट पर वोटिंग है। इस तरह से कुछ अन्य राज्यों की छिटपुट सीटों को मिला ले तो 102 सीटों पर वोटिंग है। और सबसे हॉट सीट, शुरुआत वहीं से करते हैं, नागपुर की सीट, भारतीय कैबिनेट के सचिन तेंदुलकर माने जाने वाले, द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ नरेंद्र मोदी कैबिनेट, नितिन गडकरी की सीट। नितिन गडकरी की सीट पर जो अंदरूनी खेल चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े टाइगर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बताया, वो अभी नागपुर घूम कर आए हैं, उनका इलाका है, चेस बोर्ड की तरह वहां की सीटों को समझते हैं, विदर्भ के इलाके की और महाराष्ट्र की राजनीति को। उन्होंने बताया कि बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो बढ़ी ही है, खाता कैसे खुलेगा बीजेपी का। अब तो हालात इस कदर दिखने लगे हैं कि नितिन गडकरी की सीट पर मुश्किल पेश आने वाली है। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि खाते फ्रीज कर लिए गए, इनकम टैक्स का नोटिस मिला, बड़ी रकम कांग्रेस की चुनावी साल में जब्त करने जैसे हालात हैं। कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ रही है, राहुल गांधी जब हम लोगों से मिलते हैं तो चुनावी माहौल में इस व्यवस्था की बात करते हैं कि आखिर कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित होगी जब चुनाव के समय में मालाफाइड इंटेंशन से एक बेहद ही गलत मानसिकता के साथ किसी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाए, उसके पैसों को रोक लिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, नितिन गडकरी के खिलाफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बकौल अशोक वानखेड़े टाइगर, उस सीट पर कांग्रेस को अर्थतंत्र की दिक्कत नहीं है, रोकड़ा की दिक्कत नहीं है। पैसे कहां से आ रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं नागपुर में है कि कहीं ये पैसे भाजपा की अंदरूनी राजनीति का परिणाम तो नहीं है, कहीं ये पैसे किसी कथित गुजरात लॉबी की तरफ से तो पंप नहीं किए जा रहे हैं। और नितिन गडकरी की सीट भी फंसी हुई है। अंततः कौन जीतेगा 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कल की वोटिंग बहुत कुछ इशारा कर देगी कि क्या वाकई नितिन गडकरी चुनावी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए या अंततः मतदाता रूपी थर्ड अंपायर ने उन्हें बचा लिया। यह कल शाम तक काफी हद तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले चरण का मैन ऑफ द मैच जिसे होना चाहिए था, जब मैन ऑफ द मैच की सीट ही फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो इसे बीजेपी की चुनावी पिच का टूटना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और इस चुनावी पिच पर, टूटी हुई पिच पर तमाम तरह के गुगली, फ्लिपर, लेग स्पिन, आउट ऑफ स्पिन, सब कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। नागपुर फंस जाए, आरएसएस का हेडक्वार्टर फंस जाए, नितिन गडकरी की सीट फंस जाए, तो नरेंद्र मोदी का जलवा कहां चल रहा है। नरेंद्र मोदी किस तरह से इस देश के मतदाताओं को अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं कि इस देश के मतदाताओं को उनकी जो गारंटी है, जिसमें 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद का मोहताज बना दिया, तो एक तरफ धन ताज और दूसरी तरफ मोहताज की पूरी फौज खड़ी कर दी। धन ताज तो एक ही 2 लोग हुए, मोहताज बहुत लोग हो गए। तो मोहताज लोगों की गारंटी अगर नरेंद्र मोदी की है, तो क्या उसका शिकार नितिन गडकरी के अलावा दूसरे लोग भी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के हालात इस लायक नहीं है कि पिछली बार की तरह केवल नकुल नाथ ही कांग्रेस के टिकट पर जीते। बहुत कड़ा मुकाबला है, बाहर से लोगों को दिख रहा है कि हालात कुछ है, लेकिन ध्यान रखिए, इस बार देश के किसी भी हिस्से में जाइए, चुनाव में सरगर्मी नहीं है, तेजी नहीं है, मतदाता चुप्पी साधे बैठा है। और मतदाता जब चुप्पी साध ले, लोकतंत्र का भगवान यानी वोटर, वो जब चुप्पी साध ले, तो कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी की एक मौन क्रांति के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर उस मौन क्रांति को पहचानने की भूल प्रमोद महाजन एंड कंपनी ने 2004 में भी की थी और इंडिया साइनिंग और फील गुड जैसे नए नए जुमले लोगों के बीच लाए थे। लेकिन उस इंडिया साइनिंग में ताश के पत्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी बिखर गई थी। जनता के गुस्से को पहचानने की भूल उदारीकरण की होड़ में एक दौर में पीवी नरसिम्हा राव ने भी की थी। लेकिन 1996 में उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का नरसिम्हा राव का
पूरा का पूरा नैरेटिव जैन हवाला कांड और लखू भाई पाठक चीटिंग केस के कारण बिखर कर रह गया था। क्या आज की तारीख में इलेक्टोरल बॉन्ड नैरेटिव को बिखेर रहा है? क्या आज के जैन हवाला कांड की भूमिका में इलेक्टोरल बॉन्ड आकर खड़ा हो गया है? वोटर की चुप्पी बहुत कुछ संकेत करती है, और इस संकेत को पढ़ने के लिए गोदी मीडिया के लोग पढ़कर भी ना बोले, हो सकता है, और हम पढ़कर भी चुप रहे, ये हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश के हालात बहुत अनुकूल नहीं है। बात राजस्थान की करते हैं। सबसे दिलचस्प चुनावी मुकाबला किसी बीजेपी के गढ़ में हो रहा है। 25-0 के स्ट्राइक रेट को 2 बार से मेंटेन कर रही बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, बीजेपी और सहयोगियों के पक्ष में हो रहा है। तो इस बार क्या वाकई पक्ष में हो रहा है? इस बार क्या वाकई वो हालात बने हुए हैं जिन हालात में 4 साल वाली नौकरी के साथ राजपुताना रेजिमेंट और दूसरे रेजिमेंट में अपने घर के नौनिहालों को भेजने वाले, देश की सरहदों की रक्षा के लिए जवान भेजने वाले घर में 4 साल वाली नौकरी के साथ लोग एक बार फिर से मोदी की गारंटी पर एतबार करने के लिए तैयार हैं? क्या वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ राजस्थान के पहले चरण की उन 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है? और क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद जो बातें कही जा रही है, उन बातों से मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कसम दिलाने जैसी हद तक जा रहे हैं, क्या उस हद तक जाने की उन्हें नौबत आई क्यों है? इस पर इन गोदी मीडिया वालों ने कभी विचार किया? राजस्थान की जमीन, पानी की कमी हो सकती है, प्राकृतिक पानी की, लेकिन मिजाज में जिस पानी की जरूरत होती है वो पानी लोगों के आंखों में दिखता है, और वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए दिखता है। चाहे सरहद हो या सियासत हो, चाहे इस देश में आम आदमी का मुस्तकबिल बचाना हो। 12 सीटों की बात मैंने की, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा राजस्थान पर, लेकिन बताना जरूरी हो जाता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा किला पहले चरण में चुनावी पिच के साथ साथ टूटता हुआ दिख सकता है। 12 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पछाड़ती हुई दिख रही है कुछ सीटों पर, और बेहद कड़े मुकाबले में भी दिख रही है। 12 में उन सीटों की बात हम करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हालात खड़े होते हुए दिख रहे हैं। चुरू की सीट, झुंझुनू की सीट, भरतपुर की सीट, दौसा की सीट, जयपुर ग्रामीण, नागौर और अलवर। बीकानेर में भी मोदी सरकार के कानून मंत्री अगर फंसते हुए दिखे, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालात बहुत अच्छे नहीं है। उत्तराखंड में भी मुकाबला कड़ा है। जिन राज्यों में सैनिक कल्याण मंत्रालय हो, जिन राज्यों से लोग मिलिट्री और पैरामिलिट्री में बड़ी संख्या में जाते हो, जिन राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में सरकारी कर्मचारियों का अनुपात बहुत ज्यादा हो, उस राज्य में 1 रैंक 1 पेंशन, अग्निवीर, किसान आंदोलन का मुद्दा, और इन सब के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, ये सारे मुद्दे एक साथ जब क्लब होते हैं तब किसी चुनावी हिंदुत्व के लिए, किसी जात पात के लिए, किसी मंडल कमंडल के लिए कोई जगह नहीं बचती। उत्तराखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है, और उत्तर प्रदेश के इलाके की बात करें 8 सीटों की, इन्हीं इलाके से वरुण गांधी का टिकट कटा है। इन्हीं इलाकों में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना असर दिखाया है, और इन्हीं इलाकों में हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने राजपूत आंदोलन भी आकर खड़ा हो गया है। इन्हीं इलाकों में किसान आंदोलन और एमएसपी गारंटी और फार्मर प्रोटेस्ट का भी मुद्दा है, और इसी इलाके में सपा और कांग्रेस गठबंधन की भी परीक्षा हो रही है कि क्या वाकई ये गठबंधन राहुल गांधी की उस गारंटी के साथ आ रहा है जिस गारंटी में 25 साल तक के हर नौजवान को रोजगार या नौकरी मिलने तक हर डिग्री डिप्लोमाधारी नौजवान को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात है। और इसके साथ साथ मोदी जी के 15 लाख रुपए खाते में नौजवानों के आए होंगे तो मुझे नहीं पता, मैं भी एक नौजवान हूं, मेरे खाते में नहीं आए थे। यहां से निकलने के बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि समय निकाल के एटीएम जाकर चेक कर लूं कि क्या आज रात में ही कहीं तो नहीं आ गया, 10 साल में तो आया नहीं। लेकिन
30 लाख सरकारी नौकरियों की जो बात राहुल गांधी ने कही है, क्या वो नरेंद्र मोदी की गारंटी के सामने टिक पाएगी? एक ऐसी गारंटी जो 10 साल पहले भी गारंटी थी मोदी की और 10 साल बाद भी वो गारंटी ही दे रहे हैं। अब वो गारंटी है, वारंटी है, या वाकई इस देश की जनता को लगता है कि गारंटी शब्द ही अपने आप में एक बहुत ज्यादा अर्थ लेकर के सामने आता है, जिसमें गरीबी और भूखमरी की 5 किलो राशन पर जीने की गारंटी ज्यादा पहले आ जाती है। खैर, जनता कल फैसला करेगी और जनता जनार्दन के फैसले को राजनीतिक दल स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। बात बिहार की करें, छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट का मामला है, कड़ा मुकाबला है, उसमें नहीं जाएंगे। बात बिहार की हो तो 4 सीटें। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ कैंपेन करना छोड़ दिया। एनडीए गठबंधन अंदर से कितना एक है? चिराग पासवान और नीतीश कुमार में क्या 2020 वाली चुनावी रार, जिसने नीतीश कुमार की यह हालत कर दी कि उन्हें 3 साल में 3 बार शपथ लेनी पड़ी, क्या उसको नीतीश कुमार भूलकर चिराग पासवान को माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं और चिराग पासवान के जीजा को जमुई में जिता देंगे? क्या विवेक ठाकुर के सामने जातीय जनगणना और मंडल अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत नए स्वरूप में खड़ी नहीं हो गई है? क्या सुशील कुमार सिंह के पक्ष में 2009, 14 और 19 जैसे हालात हैं? और क्या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया में राजनीतिक तौर पर किस राजनीतिक पिंडदान के लिए, किसके राजनीतिक पिंडदान के लिए बिसात बिछा रहे हैं? गया पिंडदान करने लोग जाते हैं, तर्पण करने जाते हैं, लेकिन तर्पण और पिंडदान के दौर में राजनीति यदि हो और उस राजनीति के दौर में फल्गु नदी का पानी भले ही सूखा हुआ हो, उसमें रबड़ भले ही लगाए जाए, पानी का इंतजाम भले ही करने के लिए नीतीश कुमार भगीरथ प्रयास करे, लेकिन पानी का इंतजाम करने के बाद क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक पानी को जिस दौर में उनके सहयोगी दलों के द्वारा उतारने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा नहीं कर रहे, अब क्या उनके वोटर इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं? बिहार की चारों सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला है और इन कड़े मुकाबले में कौन गठबंधन ऊपर से है और कौन गठबंधन अंदर खाने हैं, यह पहले चरण के बाद साफ हो जाएगा कि बची हुई 36 सीटों पर कौन सा ट्रेंड रहता है। बंगाल की बात करें, बंगाल की स्थिति भी यही है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्ट्रांग गढ़, सबसे मजबूत किले में चुनाव हो रहा है। अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी की सीट, नॉर्थ बंगाल की सीट, और उस सबसे मजबूत गढ़ में लोग सवाल पूछ रहे हैं। जैसे सहलूवालिया चल दिए, वहां से वो आसनसोल की तरफ निकल गए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला करने, क्योंकि उन्होंने भी वो वादा पूरा नहीं किया। जसवंत सिंह आए थे, दिवंगत है अब, 2009 में गोरखालैंड राज्य बनेगा, वो नहीं हुआ। 14 और 19 अब तक लोगों की गोरखालैंड की मांग पूरी नहीं हुई। और क्या 3 बार लोग भारतीय जनता पार्टी को आजमा चुके, चौथी बार भी उस इलाके में आजमाएंगे। जो जमीनी हालात की जानकारी वहां के पत्रकार दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक दे रहे हैं, पान खोमचे वाले दे रहे हैं, उन सब के बीच ये मुद्दा है कि बंगाल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बंगाल अपनी कल्चर पर, अपनी अस्मिता पर और हिल्सा माछ के साथ, यानी हिल्सा मछली के साथ जो बंगालियों का नाता रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ बंगाल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस और ज्योति बासु का बंगाल है। और इस बंगाल में बखूबी ये पता है कि अगर 42 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में दीदी लेकर चली आई तो इस बात की संभावना पूरी पूरी है कि हिंदुस्तान को पहला बंगाली प्रधानमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के रूप में मिल सकता है। इन 3 सीटों पर यह हालात भी दिखाई दे रहे हैं। तो चुनावी पिच 48-48 के साथ बराबर का मुकाबला करने वाली नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। चुनावी पिच राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस के लिए भी आसान नहीं है। और यह चुनावी पिच किसी तीसरी धारा के लिए भी उतनी आसान नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। आसान दरअसल इस चुनाव में किसी के लिए है तो इस चुनाव में इन इलाके के सुधी मतदाताओं के लिए है, वोटर्स के लिए है कि उन्हें 10 साल में क्या मिला। नरेंद्र मोदी का काम बोला 10 साल या नरेंद्र मोदी का कारनामा बोला 10 साल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असर का भी लिटमस टेस्ट होना है।
और सबसे आगे बढ़कर जिस चीज का टेस्ट होना है वो यही है कि जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते विपक्ष मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सत्ता ईडी के सहारे कदम बढ़ाती हुई दिख रही है, और सत्ता अब यह देख रही है और बहुत निर्लज्जता के साथ ईडी कोर्ट में यह कह रही है कि एक मुख्यमंत्री जो ईडी की हिरासत में है वो आम खा रहे हैं। अरे भाई, आम खाना कौन सा गुनाह हो गया? आम चूस कर खा रहे हैं या आम काट कर खा रहे हैं? गनीमत है कि ईडी ने नहीं बताया कोर्ट में कि वो आम चूस कर खा रहे हैं या काट कर खा रहे हैं। और बड़ी बात कि 25-30 हजार रुपए किलो वाली गुच्ची मशरूम तो नहीं खा रहे हैं। अगर ईडी को उन मुख्यमंत्री के डायबिटीज की इतनी ही चिंता है, शुगर लेवल की इतनी ही चिंता है, तो गुच्ची मशरूम का इंतजाम करे, उन्हें खिलाए, ताकि उनका डायबिटीज शुगर लेवल ठीक रहे। और शुगर लेवल ठीक रहे तो उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे जमानत ना मिले। जनता है, पब्लिक है, सब देख रही है कि इस देश में जांच एजेंसियां जब ये कहें कि कोई आम खा रहा है, तो कोई मिठाई खा रहा है, तो कोई आलू पूड़ी खा रहा है, कोई कुछ भी, मतलब जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, वही बात उनके अधीन काम करने वाली ईडी कोर्ट में जाकर ट्रायल कोर्ट में बोलती है कि कोई आम खा रहा है और आलू पूड़ी खा रहा है। और इन सब के बीच वोटर्स को लगता है, हमारे देश के मतदाताओं को, कि ये सब मिलकर इस देश की जनता का भेजा खा रहे हैं, भेजा फ्राई कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल हो या राजनीतिक दलों के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियां हो, कोई मछली खाए उसका मुद्दा, वो उसका मामला है, कोई आम खाए आलू पूड़ी खाए वो उसका मामला है, लेकिन कम से कम चुनावी मौसम में वोटर्स का भेजा तो कोई ना खाए, भेजा तो कम से कम फ्राई ना करे। और भेजा बचा करके रखिए, क्योंकि कल के साथ साथ आगे भी 6 चरणों में वोट करना है। इस देश के मतदाता भाइयों को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए इतना ही। 102 सीटों के हालात बेहद कड़े मुकाबले वाले हैं, किसी के पक्ष में एक तरफा नहीं है। नमस्कार।